पे एक रिसर्च रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद तमाम सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे कि किस तरीके से उनका शेयर गिरता है और बाजार में क्या क्या होता है। उस टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज या कुछ भी उसमें मैं समझने में थोड़ा असमर्थ हूँ, लेकिन कुछ सामान्य चीज़ें जो हम लोग समझ सकते हैं उस पर मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा और आप लोगों का उस पर ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि साथियों, रोजगार की स्थिति आप लोगों ने देश में देखा होगा। तमाम लोग अच्छे से पढ़ाई करने के बावजूद, तमाम शहरों में सालों साल तैयारियां करने के बावजूद नौकरियां नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं उन लोगों की भी हालात अत्यंत ही खराब है, स्पेशली कोविड के बाद से। बहुत ही कम वेज रेट पे काम करना पड़ रहा है, इतने पर भी काम नहीं मिल रहा है। और दूसरा, सरकार की तरफ से क्या हो रहा है कि सरकार सोशल सेक्टर पे जो भी खर्च करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य पे जो खर्चा करना चाहिए, शिक्षा पे जो खर्च करना चाहिए और पेंशन स्कीम्स पे, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके ऊपर जो खर्च करने चाहिए, वो खर्च में भी लगातार गिरावट आई है। और तीसरा जो मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक और ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है इनइक्वालिटी पे। ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी की रिपोर्ट अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ा होगा या न्यूज़ खबरों से उसको ध्यान दिया होगा तो क्या क्या बातें आई कि ऊपर के कुछ परसेंट लोगों के पास ही सारी की सारी संपत्तियां जमा हो रही हैं। सारे जीडीपी का जो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है उसका सारा का सारा जो फायदा है ऊपर के 5% हिस्से, 10% हिस्से और ऊपर का 1% हिस्से खास तौर पे सारे के सारी संपत्ति उनके पास जो है कि एक्यूमुलेट हो रही है। इन सारी परिस्थितियों में अगर हम देश में इकोनॉमी को देखें और उसके राजनीति पे क्या रिफ्लेक्शंस होते हैं तो हमें कुछ एक मोटी मोटा जो है तस्वीर इस देश में अर्थव्यवस्था और राजनीति की बनती है। साथियों, अडानी ग्रुप का हिस्ट्री अगर आप लोग देखोगे 70s 80s से उनका हिस्ट्री शुरू होता है, लेकिन 2014 उससे पहले भी उनके साथ बहुत सारी चीजें, गुजरात में उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं अलग अलग तरीके से दी, लेकिन 2014 के बाद से जो उनके कंपनी में जिस तरीके से विकास हुआ है 1000%, कुछ लोग बता रहे हैं कैसे कैसे क्या, इकोनॉमिक्स के लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि उसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो चीज़ हमें समझ में आया कि अडानी ग्रुप टैक्स भी नहीं दे रहा है, जो टैक्स इवन कंट्रीज मानी जाती है जैसे मॉरिशस और भी बहुत सारे देश, उन जगहों से उनके कंपनी में पैसे आ रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हम लोग आज अरुण कुमार सर को आमंत्रित किए हैं। अरुण कुमार सर जाने माने अर्थशास्त्री हैं, सभी लोग अरुण कुमार सर से परिचित हैं। सर का हम लोग स्वागत करते हैं आज इस टॉक में। तो इसी पे बातचीत करने के लिए मैं चाहूँगा कि सर हमें थोड़ा हिंडनबर्ग रिपोर्ट और सर हम चाहेंगे थोड़ा उसकी टेक्निकल चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि हमें समझने में मुश्किल है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है बहुत सारे लोग, तो उसको और साथ साथ उसमें इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट का क्या क्या रोल रहा है उस रोल पे चाहेंगे कि सर आप। धन्यवाद। माइक धन्यवाद। तो मैं बैठ के ही बोलूँगा, लोग कम हैं तो इसलिए खड़े होकर बोलने की जरूरत शायद ना हो। तो सबसे पहली बात है कि अच्छा हाँ, हिंदी में बाइलिंगुअल। अच्छा अच्छा ओके। So capitalism always will have cronyism. It's a given. So what is unusual about the Adani effect? If you think, in Japan, they have the Japan Incorporated, that means the close association between business and government. In South Korea, they promoted the chai balls. You had Hyundai and Daewoo and so on. Daewoo of course failed. Presidents in South Korea had to resign because of the corruption that they got involved in. In Japan, the prime ministers had to resign because of the corruption that got exposed.
So what Enron, for instance, Enron came to India, and to support Enron, Kissinger flew into India, the Secretary of Energy, Secretary of Defense flew into India to support Enron, and then Enron collapsed because there was a lot of cronyism and there were a lot of problems there. तो कैपिटलिज्म का एक हिस्सा है क्रोनिज्म. तो नई चीज क्या है? What is new in the present day? It's at an astounding level. The growth of, say, Ambani's also was said to be due to the closeness to the powers that be at that time. So the level at which cronyism has happened in this particular case, that is what is new. And that is what needs to be understood. Now, when you think of Adani's dramatic rise, became the number 2 at one point, the richest man in the world. So Jeff Bezos, Elon Musk, ये लोग बहुत अमीर थे, पर ये लोग अमीर कैसे बने? How did these people become so rich so quickly? And how did Adani become rich so quickly? तो उसमें ये था कि उन लोगों ने टेक्नोलॉजी या कोई नई चीज़ की, जैसे अमेज़ॉन है, किस तरह से ट्रेड करना है. इलॉन मस्क ने टेक्नोलॉजी, कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्टोरेज, तो टेक्नोलॉजी के आधार पे था. पर यहाँ पे अडानी का जो ग्रोथ है वो रहा एक्विजिशंस पे. बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी, बहुत सारी कंपनीज एक्वायर करनी. जैसे कि जो बम्बई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एक्वायर कर दिया. उसी तरह और बहुत सारी कंपनियां उनके हाथ में आ गई, उनको तरह तरह के लाइसेंसेस मिल गए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और बहुत तेजी से मिले. तो यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं कमी हुई. या जैसे कि अगर देखें तो वॉरेन बुफे वगैरह हैं, वो किस आधार पे? वो फाइनेंस के वर्ल्ड, फाइनेंशियल उन्होंने वो किया. यहाँ पे तो ना फाइनेंस का है ना टेक्नोलॉजी का है. यहाँ पे तो मदद मिली तो एसेट्स एक्वायर करते चले गए, और उससे फिर वो बड़े होते चले गए. और दूसरी चीज़ क्या हुई कि उनके जो वैल्यूएशन है, किस बेसिस पे किस पे खरीदा और किस पे वो जा रहा है आज मार्केट, उसका वैल्यू वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा. तो कैसे बढ़ा इतना तेजी से? वो बढ़ा कि इन्होंने पैसा बाहर से लाके अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू किए. तो पब्लिक के पास बहुत कम शेयर है, मतलब ज़्यादातर कंपनियों में 1%, 2%, around 2-3%. 1 or 2 companies have 9% and 6%, but most companies have 1%, 2%. So it's not public trading in the stock market which is leading to high valuation. जो हाई वैल्यूएशन हो रहा है वो हो रहा है कि कोई उनके कंपनियों के शेयर खरीदता जाता है और खरीद के दाम बढ़ा देते हैं. तो उनका एक तो एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हुआ, फिर वैल्यूएशन हुआ. वैल्यूएशन उनका कंपनियों का बहुत हो गया, और उन्होंने बोरो किया. तो जिसको गियरिंग रेशियो बोलते हैं कि आपका इक्विटी कितना है और आपका डेट कितना है. तो उनका डेट बहुत ज़्यादा है. तो अभी फिच की एक कंपनी की रिपोर्ट आई थी अभी 6 महीने पहले, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, ये इनका जो गियरिंग रेशियो है बहुत ज़्यादा है. अच्छा, गियरिंग रेशियो ज़्यादा होने की क्या परेशानी? अगर जैसे आपके पास 100 रुपया, तो 100 रुपये में आपने एक एसेट खरीदा, उस एसेट के आधार पे आपने बैंक से फिर लोन ले लिया और फिर एक और एसेट खरीद लिया. हाँ, फिर उस दूसरे एसेट के आधार पे फिर एक और लोन ले लिया और फिर आपने एक और खरीद लिया. हाँ, तो आप बहुत मतलब 100 रुपये के आधार पे आपने 200 का खरीद लिया, फिर 400 का खरीद लिया, फिर 600 का खरीद लिया, तो 100 के आधार पे आपने 1000 का कर लिया. तो समस्या क्या है इसमें? इसमें रिस्क बढ़ जाता है. क्यों रिस्क बढ़ जाता है? कि अगर जरा आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई, सपोज योर प्रॉफिटेबिलिटी कम्स डाउन बिकॉज देयर इज अ डाउनटर्न इन द इकोनॉमी, then you're not able to repay, you're not able to pay the interest, and therefore you start collapsing. So that's why a gearing ratio of 1:2 is okay for normal companies. For infrastructure companies where the capital required is more, 1:4 may be okay, but here it is a very high gearing ratio. Secondly, there is something called the PE ratio, price to earning ratio.
कि आपका शेयर का प्राइस क्या है और आपकी अर्निंग कितनी है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब कि अगर आपका 100 रुपए की आमदनी है और आपके शेयर का दाम 1000 है, तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया 10। यानी कि आपका जो एसेट है 1000 रुपए का, उस पर आपको 100 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, तो 10% का आपका रिटर्न हो गया। तो ज्यादातर कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो 15 से 25 के बीच में इंडिया में रहा। तो अगर 20 है सपोजिंग प्राइस अर्निंग रेशियो, तो इसका मतलब